सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पीएम मोदी ने कुवैत में आग लगने की दर्दनाक वाकये पर इजहार अफसोस किया। मुआवजे का किया ऐलान। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आज पहुंच रहे हैं कुवैत। अब तक 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। पीएम मोदी G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे इटली। कई मुल्कों के सरबराह के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। पीएम के तौर पर तीसरी मुद्दत संभालने के बाद यह है उनका पहला गैर मुल्की दौरा। ओडिशा में मोहन मांझी सरकार ने काबीना की पहली मीटिंग में निभाया एक बड़ा वादा। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे खोलने का किया फैसला। कोविड के दौर से बंद थे ये दरवाजे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार वजीर आला के तौर पर लेंगे हलफ। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई मुआज़िज़ शख्सियात तकरीब में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 दहशतगर्दों के खाके जारी। 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। मालूमात देने वाले शख्स की शिनाख्त रखी जाएगी पोशीदा। दिल्ली में पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। टैंकर माफिया पर कार्रवाई और पानी की बर्बादी रोकने जैसे मसलों पर दिल्ली सरकार से तलब किया गया है जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, झारखंड और बंगाल के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और लू की तपिश से लोग परेशान। अगले 4-5 दिनों तक राहत मिलने का नहीं कोई इम्कान। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरहले में बनाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 8 में बनाई जगह। 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप बने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। तो आपको बता दें कि कुवैत में पेश आने वाले अलमनाक हादसे पर पीएम मोदी ने इस वाक़े से मुतालिक सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें पीएम ने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश जाहिर की। पीएम ने रिलीफ फंड से मरने वाले भारतीय शहरियों के लवाहकीन को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बुध की सुबह कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 49 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 42 भारतीय शामिल हैं। आग में मरने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक केरल और तमिलनाडु से है। हादसे की खबर के बाद दोनों रियासतों के खानदानों में गम का माहौल है। इस इमारत में तकरीबन 195 मजदूर रहते थे, जो मालियाती और ताजिर जो कि जी इब्राहिम की सरबराही वाली एक कंपनी में की मिल्कियत है। कुवैत में भारतीय सिफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो है 655052469665। कुवैत में भारत के सफ़ीर
अलकबीर अस्पताल का दौरा किया और जख्मी मजदूरों से मुलाकात की और जाए हादसे का मुआयना भी किया। भारतीय सिफारतखाना कुवैती कानून जो है वो नाफिज करने वाले इदारों और फायर सर्वर्स और सेहत के जो हुकाम हैं उनके साथ राब्ते में लगातार बना हुआ है। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन आज सुबह कुवैत के लिए रवाना हुए। दिल्ली के हवाई अड्डे पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हमने कल शाम पीएम के साथ मीटिंग की। जब हम वहां पहुंचेंगे तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर लोग जल गए हैं और लाशें इस कदर जल गई हैं कि लाशों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। मरने वालों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट जारी है। जैसे ही लाशों की जो है शिनाख्त हो जाएगी, उनके अहले खाना को मुअत्तल कर दिया जाएगा और लाशों को एयर फोर्सेस के तैयारी के ज़रिए वापस लाया जाएगा। हमारे पास कल रात के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 48 से 49 है, जिनमें से 42 या फिर इससे ज़्यादा भारतीय हैं। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. और लगातार तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने सरकारी दौरे पर इटली रवाना होंगे। यहाँ वो 15 जून तक G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर यहाँ आ रहे हैं। पीएम मोदी G7 पार्टनर्स ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। पीएम मोदी G7 कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसलों पर अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी इटली में मुनक्किद होने वाली 50वीं G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत का प्रोग्राम है। G7 तरक्की याफ्ता मईशतों वाले ममालिक का एक ग्रुप है, जिसके रुकन ममालिक इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटानिया, जापान और अमेरिका हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय इटली दौरे पे यहां बोर्गो इग्नाज़िया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर यहां आ रहे हैं 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने। ये पहली बार नहीं है कि भारत इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। हालांकि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर भारत को पार्टनर देश की हैसियत से यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। 11वीं बार भारत इस सम्मेलन में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लगातार 5वीं कंसेक्यूटिव अटेंडेंस होगी। प्रधानमंत्री G7 के एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति और दोनों देशों के बीच में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री G7 के और नेताओं से और पार्टनर कंट्रीज़ के और नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे।
जहां G7 का एजेंडा काफ़ी वाइड रेंजिंग है, जिसमें जो यूक्रेन रशिया के में चल रहा संघर्ष, उधर हमास और इजराइल के बीच में चल रहा संघर्ष, जल परिवर्तन, विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पर यूक्रेन रशिया के बीच जो संकट चल रहा है वो इस पूरी समिट को, इस सम्मेलन को ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यहाँ होंगे। जब वो G7 नेताओं को संबोधित करेंगे, वो ज़रूर गुहार लगाएंगे कि वेस्ट और G7 रशिया के खिलाफ चल रहे उनके युद्ध को और मजबूती देने के लिए ज़्यादा पैसा और हथियार दे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अपोलिया, इटली। और रुक करते हैं और खबर का। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। पेमा खांडू आज लगातार तीसरी बार वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। ईटानगर में मुनक्किद हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी सदर JP नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। इससे पहले कल मुबस्सर के तौर पर सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी के अरकान असेंबली ने पेमा खांडू को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुनक्किद किया। आपको बता दें कि अरुणाचल की 60 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा, तो वहीं राज्यसभा का इजलास 27 जून से शुरू होगा। 3 जुलाई तक जारी रहने वाले इस इजलास में नए लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट हलफ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर का इंतखाब भी 26 जून को होगा। इस मुख्तसर सेशन के दौरान वज़ीर आज़म मोदी 27 जून को सदर जमहूरिया के खिताब के बाद पार्लियामेंट में अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराएंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इजलास होगा। और आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे आम लोगों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं। आज सुबह ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने अपने तमाम वुज़रा और पुरी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा, बालासोर के रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद सारंगी के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। कल हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद ओडिशा सरकार की पहली काबीना मीटिंग में मंदिर के चारों दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोलने का फैसला हुआ। इसके साथ ही तरक्याती मंसूबों की बहाली के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्पस फंड का भी ऐलान किया गया। दरहकीकत कोविड के दौर से अकीदतमंदों को पुरी के मंदिर में सिर्फ मरकजी दरवाजे से ही दाखिल होने की इजाजत थी। चुनाव के समय हम बोले थे कि 4 द्वार जो है उसको खोलने के लिए कैबिनेट बैठा, शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात कैबिनेट बैठा और कैबिनेट जो पहली 2 निष्पत्ति लिया प्रभु जगन्नाथ और शिव मंदिर के आधारित हुआ। मंत्री परिषद के सभी सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसका रेस्टोरेशन के लिए 500 करोड़ कार्पस फंड का ऐलान भी किया गया है। ये हमारा कमिटमेंट, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन प्रभु जगन्नाथ जी के पास हम दिखाता है। और दिल्ली में मुकीम एक वकील विभा आनंद ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने एक शिकायती खत दाखिल किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी शिकायत के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 मई को एक अहम हुक्म दिया था, जिसमें साफ किया गया था कि कांग्रेस गारंटी कार्ड के जरिए
डेटा इकट्ठा करना आरपी एक्ट की दफा 123 के तहत एक गलत काम है, लेकिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सर अखिलेश यादव समेत दीगर ने ईसीआई के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए खटाखट मंसूबे को जारी रखा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम 136 मेंबरान पार्लियामेंट को नाअहल करार देकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दाना तसादुम के बाद डोडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का खाका जारी किया है, जिसमें हर दहशतगर्द के बारे में मालूमात देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस ने कहा है कि दहशतगर्दों ने कई इलाकों में होने और फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने की इत्तला मिली है। इस हवाले से जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कुछ नंबरों की फहरिस्त भी जारी की है और आम लोगों से अपील की है कि वो इन दहशतगर्दों की मौजूदगी या फिर सरगर्मियों के बारे में मालूमात दें। इत्तला देने वालों की शिनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। कल जम्मू कश्मीर के डोडा के तंता इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें एक एसओजी पुलिस अहलकार जख्मी हुआ था। जख्मी एसओजी कांस्टेबल को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। ख्याल किया जाता है कि ये वही दहशतगर्द ग्रुप है जिसने मंगल को डोडा में भारतीय फौज की चौकी पर हमला किया था, जिसमें 5 भारतीय फौजी और एक जम्मू कश्मीर पुलिस अहलकार जख्मी हो गए थे। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज और कल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया वहाँ पर मंदिर में भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया बीओपी बोलिया जाएंगे और बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे। 14 जून को नायब सदर जमहूरिया 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। In Amritkal, we are seeing India's rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. But the kind of rise which you are defining. इलाके के बेहटा हाजीपुर गांव में वाक़े एक घर में ज़बरदस्त आग लग गई है। घर के आग के शोले निकलते देखकर पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया और इस वाक़े में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक खातून और एक बच्चा ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आग लगने की इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश पी ने बताया है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनकी शिनाख्त जारी है। थाना लोनी बॉर्डर ग्रामीण जोन में यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंची। वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था। ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुज़ुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सभी को शिनाख्त कर रहे हैं और बाकी जो घायल है उनको अच्छे से इलाज हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और शिमाली भारत में गर्मी और लू की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और एक बार फिर से इसमें इजाफा हुआ है। गर्म हवाओं के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों समेत मगरबी गंगोई, बिहार और झारखंड में लू के चलने के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ एक हिस्सों और जम्मू डिवीज़न के
मुख्तलिफ हिस्सों में लू के चलने का खदशा जाहिर किया गया है। गंगा के मगरबी इलाके पर और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्जा हरारत 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पीने की चीज़ों के इस्तेमाल करने को कहा गया है। दिल्ली के पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। इससे पहले कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, क्या दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई कदम उठाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो आज की समाअत से पहले हलफनामा दायर कर सकती है। दिल्ली के पानी के वजीर के ज़रिए जो है हरियाणा पर मुसलसल कम पानी छोड़ने के मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात को वहाँ के आबपाशी और आबी वसाइल के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर अभय यादव ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है और अगर इतना पानी भेजने के बाद भी कोई मसला है तो दिल्ली सरकार अपने पानी का इंतज़ाम को उसे देखना चाहिए। और आइए अब देखते हैं अखबारात का जायजा। नजर डालते हैं अखबारात पर। आपको बता दें कुवैत में जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है उसे तमाम अखबारों ने अपने प्रमुखता दी है और उसे शाया किया है। उसमें बताया है कि वज़ीर आज़म ने इज़हार रंजो गम किया है। इस खबर को तमाम अखबारों ने शाया किया है। नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में आतिशज़दगी के वाक़े में बड़ी तादाद में इंसानी जानों के ज़ाय होने पर रंजो गम का इज़हार किया है। और एक और ख़बर जो तमाम अखबारों में शाया हुई है वो है 18वीं लोकसभा का पहला इजलास जो कि 24 जून से 3 जुलाई तक होगा। उस खबर को तमाम अखबारों ने अपने पेजेस पर शाया किया है। 264वीं राज्यसभा का इजलास 27 जून से और इजलास के पहले 3 दिन 9 मुंतखब कायदीन हलफ उठाएंगे। स्पीकर का इंतखाब भी होगा। तो ये खबर है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की वजारत आला संभाली और ये इस खबर को तमाम अखबारों ने अपने पन्नों पर शाया किया है। हैदराबाद तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। एक खबर तेल की सप्लाई में 2030 तक बड़े इजाफे का इम्कान है। इस खबर को भी कई अखबारों ने अपने पन्नों पर शाया किया है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के मुताबिक एक सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2030 तक तेल का बड़ा सरप्लस होने का इम्कान है।
और आइए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आपको बता दें, खेल की खबर है। भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुकाबले में मुसलसल तीसरी जीत हासिल की। भारत ने अमेरिका की तरफ से दिया गया 111 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सूर्य कुमार ने नॉट आउट 50 और शिवम दुबे ने नॉट आउट 31 रन बनाए। इससे पहले मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अमेरिका ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। गर्मियों में बढ़ता हुआ दर्जे हरारत,